नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी के बीच में एक और जन्म चक्र लेकर के आया हूँ। इस जन्म चक्र के माध्यम से आप समझेंगे कि कुंडली में शुभ ग्रह किस तरह से शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह किस तरह से अशुभ फल व्यक्त करते हैं जीवन में। तो आइए देखते हैं इस कुंडली में क्या फलित हो रहा है। यह कुंडली एक जातिका की है और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में एक जानकारी दे चुका हूँ कि इसमें इसके शुभ ग्रह किस तरह से फल प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इस कुंडली में इसके जो अशुभ ग्रह हैं वे अशुभ ग्रह किस तरह से फलित कर रहे हैं वह भी हम देख लें और समझ लें ताकि यह भाग पूर्ण हो। तो समझिए हम यहाँ पर कर्क लग्न है। कर्क लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा, जो लग्न स्थान से 7वें स्थान में बैठा हुआ है मकर राशि में। अब यह चंद्रमा जब लग्न स्थान पर अपनी दृष्टि डालेगा तो लग्न भाव को पुष्ट करेगा, पुष्ट यानी बलवान करेगा। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा तो इस भाव को पुष्ट कर रहा है, हमें यह भी देखना होगा कि चंद्रमा को पुष्ट कौन कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तब इसमें शुभता की वृद्धि हो जाएगी और जब वृद्धि होगी तो वह लग्न से संबंधित शुभ फल जातक या जातिका को अपने जीवन काल में देंगे जरूर। तो चंद्रमा से हम देखते हैं कि चंद्रमा के ऊपर किस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही। तो लग्न भाव से लाभ भाव को आप गिनती करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें भाव में लग्न स्थान से 11वें भाव में गुरु महाराज वृषभ राशि के होकर के बैठे हैं। वृषभ राशि का स्वामी बनता है शुक्र और गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की गणना में आते हैं। तो गुरु महाराज की जब यहाँ से गिनेंगे गुरु महाराज से तो गुरु महाराज की चंद्रमा के ऊपर नवम दृष्टि पड़ रही है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गुरु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों। गुरु महाराज 5वें भाव को पंचम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं एवं नवम भाव को नवम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मतलब 5वें 7वें और 9वें भाव को गुरु महाराज अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब 5वें भाव को देखेंगे तो 5वें भाव की वृद्धि करेंगे, 7वें भाव को देखेंगे तो 7वें भाव की वृद्धि करेंगे, 9वें भाव को देखेंगे तो 9वें भाव की वृद्धि करेंगे। वृद्धि का अर्थ है उस भाव से संबंधित फल जीवन में प्रायः उसे देखने को मिलेंगे। तो गुरु महाराज जब नवम दृष्टि इस सप्तम भाव पर डाल रहे हैं तो यह सप्तम भाव तो पुष्ट हुआ, साथ में सप्तम भाव में बैठा ग्रह चंद्रमा भी गुरु महाराज की अमृत दृष्टि के कारण बलवान हो गया। अब यह चंद्रमा जब बलवान हुआ तो इस चंद्रमा ने अपनी सप्तम दृष्टि इस लग्न भाव के ऊपर डाली तो लग्न भाव बलवान हुआ। अब लग्न भाव जब बलवान होगा तो जातक को जीवन में सुख की वृद्धि होगी, क्योंकि लग्न स्थान को सुख का स्थान भी कहते हैं, लग्न स्थान को शरीर का स्थान भी कहते हैं। तो शरीर का सुख उसे जीवन में प्राप्त होगा। तो शारीरिक रूप से सुंदर होना, शारीरिक रूप से सुदृढ़ बलवान होना और मानसिक रूप से यदि कहा जाए तो मन का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है। वह जो भी विचार अपने मन के अंदर व्यक्त करता है उसे परिपूर्ण करने में उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। सारे मनोरथ जो मन में उसने सोचा वह कार्य उसके पूर्ण होते हैं जब ऐसा चंद्रमा ऐसे लग्न भाव पर दृष्टि डालता है। जब ऐसे चंद्रमा के ऊपर गुरु महाराज जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो चंद्रमा बली होकर इस लग्न भाव से संबंधित फल जातक को जीवन में प्रदान कर रहे होते हैं। ये तो हो गया आपको चंद्रमा के ऊपर गुरु महाराज की शुभ प्रभाव को दिखाने। अब हम आपको इस कुंडली के अशुभ, क्योंकि मैं शुभ योगों का वर्णन पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। यदि आपको इस कुंडली के शुभ योगों का वर्णन देखना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, प्रथम भाग। उस भाग में मैंने इस कुंडली से संबंधित फलित किया है। यह कुंडली आप जो देख रहे हैं यह विश्वविख्यात योग से बनी हुई यह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म चक्र है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन में
सुख और दुख किस तरह उन्हें प्राप्त हुए, मैं वह कुछ हद तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी अल्प बुद्धि, छोटी मति के रूप में ही इस कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है, तो आप महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे वह माफ़ करें और मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं आगे भी कुछ और महापुरुषों की जन्म चक्र को लेकर कुछ फलित करके ज्योतिष से प्रेमी व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सकूं। तो मित्रों, इस कुंडली में आगे चलें तो हम आपको शुभ योग तो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब इस कुंडली के अशुभ योगों का मैं इस भाग में वर्णन करना चाहता हूँ, उसे देखिएगा आप। यहाँ पर लग्न भाव में आप देख रहे हैं शनि महाराज बैठे हैं, जो कर्क राशि में होकर के बैठे हैं। कर्क राशि क्या है? चंद्रमा की राशि। शनि कौन सी राशि में बैठे हैं? चंद्रमा की राशि। और शनि का चंद्रमा कौन है? शत्रु ग्रह। शनि का चंद्रमा शत्रु ग्रह है। तो शनि शत्रु राशि में लग्न भाव में बैठा है, अर्थात लग्न की हानि कर रहा है शनि। अब चंद्रमा यहाँ से पुष्ट कर रहा है, लेकिन शनि यहाँ से हानि कर रहा है। तो शनि की स्थिति क्या बतला रही है कि लग्न से संबंधित फलों में कमी लाना। अब इस शनि ही नहीं, अब इस शनि के सहयोगी जो इसके मित्र हैं, वे ग्रह भी इस भाव पर अपना अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। वो कैसे? देखिएगा, द्वितीय भाव में मंगल सिंह राशि का होकर के बैठा है, और लग्न भाव से दूसरे भाव में मंगल एवं लग्न भाव से द्वादश भाव में केतु महाराज बैठे हैं। मतलब लग्न के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं। पापी का मतलब होता है मंगल, केतु व शनि। इनको ज्योतिष में बतलाया गया है कि मंगल, शनि व केतु को पाप गणनाओं में गिनती होती है, एवं शनि ही नहीं, राहु को भी पाप ग्रहों में गणना की जाती है। तो इस कुंडली में अभी आप देख रहे हैं कि मंगल द्वितीय भाव में एवं केतु द्वादश भाव में बैठे हैं, जो दोनों तरफ से इसके मार्ग को बंद करे हैं। मतलब लग्न से यदि घर से बाहर निकले तो यहाँ पर ये पाप ग्रह, और लग्न के पिछले मतलब घर से पिछले भाग में यदि देखा जाए तो केतु बैठा है, जिसके कारण यह लग्न भाव पीड़ित हुआ। यह लग्न भाव पाप कर्तरी योग में आ गया। अब जब लग्न पाप कर्तरी योग में है, तो आप इससे सप्तम भाव को भी देखिए, ये सप्तम भाव भी पाप कर्तरी योग में है। कैसे? मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, एवं केतु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, और शनि की सप्तम दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही है। मतलब मंगल इस भाव का भी बाधक है, और केतु इस भाव का भी बाधक है। मतलब बंधन योग बनाए हैं, जिसके कारण सातवें भाव का नाश कर रहे हैं। चंद्रमा लग्न भाव पर दृष्टि डाले था, इसलिए इस भाव को बल मिल रहा था। गुरु महाराज चंद्रमा को पुष्ट कर रहे थे, तो इसने इस भाव से संबंधित फल जीवन में इन्हें प्राप्त हुए। लेकिन सप्तम भाव पर मंगल, शनि व केतु के कारण सप्तम भाव का नाश कर रहे हैं, क्योंकि शुभ ग्रह जब अपने भाव को देखेगा तो उस भाव की वृद्धि होगी। यह सूत्र है, यो यो भावा स्वामी दृष्टो यतो भा सौमेर भाष्य तस्य तस्यासित वृद्धि। शुभ ग्रह जहाँ भी जिस भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, उस भाव के फल में वह वृद्धि करेंगे। उस भाव के फल में ही नहीं, अपितु उस भाव से संबंधित जीवन को भी पुष्ट करेंगे। लेकिन पापी ग्रह यदि अपने भाव को ही क्यों ना देख रहे हों, दूसरे के भाव को देखेंगे तो उसका तो नाश करेंगे ही। यदि वे स्वयं अपने घर को भी देखेंगे तो वे अपने घर का भी नाश करेंगे। आप समझते होंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, वो दूसरे का यदि शत्रुता हो भी जाए उसकी किसी से, तो वो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता इतनी जितनी पापी ग्रह मतलब बुरा इंसान पहुंचा देता है। तो ये शनि प्रकृति के अनुसार पाप ग्रह है। तो इस शनि ने अपने सप्तम भाव में जो स्थित राशि है, उस राशि का स्वामी शनि ही बनता है। लेकिन इसमें ज्योतिष में एक श्लोक और आता है, उसे भी ध्यान से सुनिए। पापक ग्रहणाम निज भाव दृष्टि, पापक ग्रहणाम निज भाव दृष्टि, निज यानी अपना, और पाप यानी पापी ग्रह। पापक ग्रहणाम निज भाव दृष्टि, करोति नाशम तद भाव जीवनम। मतलब उस भाव से संबंधित जीवन की हानि करने वाला ग्रह। अब पापी ग्रह शनि है,
और वह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो सप्तम स्थान जातक हो तो पत्नी का, और जाति का हो तो उसके पति का, मतलब सातवां स्थान पति या पत्नी का स्थान गिना जाता है। तो जब शनि महाराज की सातवीं दृष्टि होगी तो उस सप्तम भाव के संबंधित जीवन की हानि करने वाला पापक ग्रहणाम निज भाव दृष्टि करोति नाशम तद भाव जीवनम कुंभे रवि पंचमगा यथाहि। इस श्लोक को पूरा करें तो कुंभे रवि पंचमगा यथाहि करोति नाशम मिहाग्रजानाम। यदि सूर्य कुंभ राशि का होकर के पंचम भाव में बैठा हो तो वह लाभ स्थान पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा। तो लाभ स्थान अपने से अग्रज मिहाग्रजा, अग्रज यानी बड़ों को कहते हैं, बड़े भाई बहनों का जीवन है, तो बड़े भाई बहनों का नाश करने वाला। तो कुंभे रवि पंचमगा यथा, यदि कुंभ राशि का सूर्य पंचम भाव में हो तो करोति नाशम मिहाग्रजानाम, वह अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा। तो लाभ स्थान अग्रजों का है, अपने बड़े भाई बहनों का है, तो उसका नाश करने वाला होता है। तो ये श्लोक पूर्ण हुआ। इसी श्लोक को अभी हम आपको समझा रहे हैं कि शनि सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं वह तद्भाव जीवनम, उस भाव से संबंधित जीवन की हानि करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। अब यही शनि इसके सहयोगी ग्रह, इसके मित्र ग्रह मंगल और केतु का ऐसे पाप प्रभाव की वृद्धि करने वाला और बना रहे। एक तो शनि शत्रु राशि में है, ये पाप हुए। शनि स्वयं पाप ग्रह हैं, दो रूप से पाप हुए। तीसरा मंगल और केतु का सपोर्ट मिल रहा है, तो 3 रूप से ये शनि पापी हो गए। अब जो मंगल और केतु और शनि जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सप्तम भाव से संबंधित जीवन की हानि होगी। इसीलिए इस जातिका को अपने वैवाहिक सुख, अपने दाम्पत्य सुख, अपने वैवाहिक जीवन का लंबा समय काल प्राप्त नहीं हुआ, यानी इसे जीवन काल में वैवाहिक सुख का लंबे समय तक रहना नहीं पाया गया। अतः अल्पकाल में ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इंदिरा जी के पति की मृत्यु अल्पकाल में ही हो गई थी। इसीलिए क्योंकि यह मंगल और केतु व शनि, इन 3 पापी ग्रहों का प्रभाव इस जन्म चक्र के सप्तम भाव पर पड़ रहा है। ये तो मैंने बताया आपको मंगल केतु शनि का पाप प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ने के कारण। अब यह मंगल केतु शनि का प्रभाव इस लग्न पर भी है, और लग्न है व्यक्ति का स्वयं, यानी वो व्यक्ति स्वयं, उसकी आयु, उसका स्वभाव। आयु का स्थान 8वां स्थान गिना जाता है ज्योतिष में, तो 8वां स्थान भी आयु का स्थान कहा जाता है और लग्न स्थान को भी आयु का स्थान ही कहते हैं। तो लग्न स्थान पर जिस तरह से मंगल शनि और केतु की दृष्टि हुई या उनका योग या पाप कर्तरी योग बनाया, उसी तरह 8वें भाव का स्वामी भी शनि लग्न भाव में शत्रु राशि में होकर के बैठा है और 2 तरफ से पाप ग्रहों के बीच में बैठा है। मतलब अष्टमेश भी अपने से जब 1 2 3 4 5 6 इस भाव से छठे भाव में बुरे भाव में गया और उसको 2 पापी ग्रहों का साथ मिला, तीसरा उसको शत्रु राशि मिली, इससे शनि निर्बल और कमजोर हुआ। इसके कारण इस शनि ने इनके जीवन को भी लंबे आयु प्रदान नहीं की और इन्होंने भी 66-67 वर्ष की आयु में अपना जीवन समाप्त किया या पूर्ण किया था। कहने का अर्थ है कि मंगल शनि व केतु के पाप प्रभाव कारण लग्न भाव जिस तरह से पीड़ित हो रहा है, उसी तरह से सप्तम भाव भी पीड़ित हो रहा है। इस भाव को हमने मंगल शनि व केतु के माध्यम से समझा। अब इस भाव को भी मंगल शनि केतु के माध्यम से समझ लिया है। अब इसके बाद इसका दूसरा अशुभ और फल देखें तो ये अपने जीवन काल में अपने माता पिता की इकलौती पुत्री कही गई। इनके जो छोटा भाई था वह अल्पायु में ही शांत हो गया था। तो अब छोटे भाई बहनों का स्थान होता है तीसरा, बड़े भाई बहनों का स्थान होता है 11वां। तो अब तीसरे स्थान को भी देखें कि तीसरे भाव में ऐसी क्या स्थिति थी कि इन्हें छोटे भाई का सुख भी प्राप्त लंबे समय तक नहीं हुआ। तो हम देखें कि लग्न स्थान में कर्क राशि, यहाँ से तीसरे भाव में कन्या राशि पड़ी। इस राशि का स्वामी बनता है बुध ग्रह, जो इस तीसरे भाव से तीसरे भाव में बैठा है। मतलब 1 2 3 भावात भावम,
मतलब भाव से भाव की गणना, लग्न से 1 2 3, तो भावात भावम के अनुसार इस भाव से तीसरा 1 2 3, ये तृतीय भाव का स्वामी जो बुध है वो तीसरे भाव से तीसरे में मतलब अपने से हानि स्थान में गया। और हानि स्थान में बैठा बुध न केवल हानि ही बता रहा बल्कि वो शत्रु राशि में, क्योंकि बुध मंगल को अपना शत्रु ग्रह मानता है, इसलिए वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हुआ और बुध वृश्चिक राशि में बैठा है इसलिए शत्रु राशि में बैठा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लग्न में शनि शत्रु राशि में बैठा है इसलिए शनि पीड़ित हुआ। यहाँ भी बुध वृश्चिक राशि मंगल की राशि में शत्रु राशि में बैठा है इसलिए बुध यहाँ भी पीड़ित हुआ। यहाँ से भी ये छठे स्थान में गया था शनि, क्योंकि अष्टम भाव में कुंभ राशि पड़ी है तो मकर और कुंभ इन दो राशियों का स्वामी बनता है शनि। तो अष्टम भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है। इस भाव से छठे भाव में जाने से इस भाव की हानि हुई और इस भाव की हानि हुई। अब इस तृतीय भाव से तृतीय में बुध जाने से इस तृतीय की हानि हो रही और बुध की हानि हो रही। साथ ही बुध वृश्चिक मंगल की राशि पाप ग्रह की राशि में है इसलिए बुध और कमजोर हुआ। इसीलिए इन्हें तृतीय भाव से संबंधित फल की प्राप्ति अल्पायु में छोटे भाई के रूप में प्राप्त हुई। वह क्यों, वो हुआ ही क्यों, क्यों इसलिए हुआ। छोटा भाई अगर पैदा हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण भी है कि गुरु और शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह की गणना होती है। मतलब ग्रहों में यदि शुभ ग्रह हैं तो गुरु और शुक्र को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह ही कहा गया है। और जब गुरु महाराज की इस बुध के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से जीव, क्योंकि गुरु को एक भाषा में जीव भी कहा गया है, गुरु को कहते हैं जीव, मतलब जीवन दाता, गुरु को कहते हैं जीवन दाता। अब जब ये गुरु महाराज की सातवीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि, मैंने बताया था गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो गुरु की जब 7वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही इसलिए जीवन दिया छोटे भाई के रूप में। अब गुरु महाराज की पंचम दृष्टि भी आप देख लें तो तृतीय भाव पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, मतलब जो चीज़ दो जगह से सिद्ध हो जाए वह उसके फल में पुष्टता लाती है। आपने देखा शनि यहाँ पर शत्रु राशि में दो पाप ग्रहों के बीच में, मतलब शनि के पाप प्रभाव की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर देखें गुरु की शुभ भाव की शुभ शुभ फल की वृद्धि करा रहा गुरु, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा, मतलब तृतीय भाव की वृद्धि कर रहा। दूसरा, गुरु इस तृतीय भाव के स्वामी के ऊपर भी दृष्टि डाले है इसलिए गुरु इस भाव की प्राप्ति करा रहा, प्रदान करा रहा। अब वह अल्पकाल की हुई, यह इसलिए हुई क्योंकि बुध तृतीय भाव का स्वामी बन के बुध इस भाव से तीसरे में है और दूसरा सूर्य ग्रह के साथ में शत्रु राशि में है। दूसरा, बुध की जो दूसरी राशि होती है कन्या राशि के अलावा बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि होती है, जो लग्न भाव से द्वादश भाव में केतु के आधिपत्य में है। मतलब बुध के अंदर पाप प्रभाव सूर्य के कारण बढ़ा, मंगल के कारण बढ़ा और केतु के कारण भी बढ़ गया। इसलिए इस भाव से अगर गणना करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से तीसरा और यहाँ से छठवां, मतलब दोनों भावों से बुध की बुरी गति हो रही। इस कारण बुध ने इस संबंधित भाव का फल लंबे समय तक नहीं प्रदान किया। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे कि इनके बड़े भाई बहनों की संख्या क्यों नहीं हुई, इनके बड़े भाई बहन होने थे। तो बड़े भाई बहनों के लिए गणना करते हैं एकादश भाव से। जब एकादश भाव अगर शुभ होगा, बली होगा, तो बड़े भाई बहनों का सुख जीवन में इस जातक या जातिका को प्राप्त होता। लेकिन आप देखें कि बड़े भाई के स्थान का स्वामी बनता है शुक्र, जो शुक्र इस भाव से 8वें भाव में बैठा है। कैसे गणना करें, 1 2 3 4 5 6 7 व 8, मतलब इस 8वें भाव में यह शुक्र धनु राशि में, यह शुक्र धनु राशि माने शुक्र की यह शत्रु राशि, शुक्र गुरु को शत्रु मानता है इसलिए, और गुरु शुक्र को शत्रु मानता है, तो इसलिए शुक्र शत्रु राशि में बैठने के कारण ये शुक्र भी कमजोर हुआ। दूसरा, लग्न से छठे भाव में गया। तीसरा, इस लाभ स्थान से 8वें भाव में, मतलब शुक्र भी इस भाव की हानि कर रहा।
अब देखा जाए तो गुरु इस शत्रु राशि में बैठा है। यह गुरु भी छठे भाव का स्वामी है और बुरे भाव के स्वामी जिस भाव में जा कर के बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो गुरु शुभ ग्रह भले ही है लेकिन वो अशुभ भाव का स्वामी है, इसलिए इस गुरु ने भी इस बड़े भाई की सुख को नहीं प्रदान किया, क्योंकि यहाँ से छठा स्थान 1 2 3 4 5 और 6, मतलब गुरु महाराज यहाँ से छठे में बैठा है और लाभ स्थान का जो स्वामी है शुक्र वो इस भाव से 8वें स्थान में बैठा है, मतलब इस भाव की भी हानि हुई और इस भाव की हानि हुई। तो इसलिए इसने इस भाव की हानि कर दी शुक्र के कारण, इसलिए इन्हें बड़े भाई बहनों का सुख इनके जीवन में इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ इस कुंडली के माध्यम से कि श्रीमती इंदिरा जी की जब मृत्यु हुई थी तो सुनने में आता है कि इनके अंगरक्षकों ने ही इन्हें गोली मारी गई थी। इनके रक्षकों ने ही इन्हें गोली मारी थी, मतलब जो इनके रक्षक थे वही इनके भक्षक बने गए थे। अब आप देखिए वह योग कैसा घटित हो रहा है। लग्न स्थान ये व्यक्ति स्वयं है और इसके दूसरा स्थान और द्वादश स्थान मतलब ये 2 पहरेदार हैं, और यदि यहाँ पर 2 शुभ ग्रह होते तो इन्हें जीवन में शुभ फल प्राप्त होता। इनके साथ इस तरह की घटना नहीं घटती, लेकिन इनके दोनों तरफ, इस लग्न के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं। इन पापी ग्रह मतलब जो इस शनि के मित्र हैं, मंगल और केतु इस शनि के मित्र हैं। इस शनि के मित्र ग्रहों ने जब इनका दशा काल आया तो इन्होंने अपना पाप प्रभाव प्रदर्शित किया, और मंगल और केतु के माध्यम से, ये मंगल को अग्नि का स्वरूप कहते हैं एवं मंगल और केतु को भी अग्नि का स्वरूप, क्योंकि कुजवत केतु और शनिवत राहु, मतलब जिस तरह से शनि का स्वभाव है उसी तरह से राहु का स्वभाव आता है, एवं जिस तरह से मंगल का स्वभाव होता है उसी तरह से केतु का। तो मंगल अग्नि का स्वरूप है ही, तो केतु भी अग्नि का स्वरूप है, और इनके लिए इनकी मृत्यु का जो कारण बना वो हथियार गोली के माध्यम से, मतलब आग के माध्यम से इनके इस शरीर की हानि हुई। तो मित्रों, मैं और अधिक क्या इस कुंडली पर व्यक्त करूं, क्योंकि यह कुंडली बहुत महान कुंडली है, बहुत बड़ी कुंडली है और आदर्श कुंडली है, और सभी ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए इस कुंडली से अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह कुंडली पढ़ने में जितनी सरल है, व्यक्तित्व में उसके स्वभाव को पढ़ना उतना ही कठिन था। इंदिरा जी के स्वभाव को आदमी समझ नहीं सकते थे कि वो किस तरह की मन के अंदर गणना कर रही हैं या मूल्यांकन करती हैं। उनका स्वभाव अंदर से बड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी यानी लौह पुरुष की भांति उन्हें कहा जाता था कि ये कोई साधारण महिला नहीं, बहुत स्ट्रिक्टवादी थी और बहुत स्पष्टवादी थी। जो बोलना होता था, जो कहना होता था, मुंह पर बोलने वाली थी, स्पष्ट बोलने वाली थी। मतलब इनके बारे में मैं अधिक क्या बोलूं, एक महान मूर्ति थी जो हमारे भारत में भारत की यश में वृद्धि कराने वाली रहीं, और इन्होंने दुनिया में भारत का नाम स्थापित कराया। आप इस बात को अगर हम इसका एक और उदाहरण देखें कि इनके अंदर वो वक्र शक्ति मतलब बोलने की या भाषण शैली कहाँ से आई, तो मित्रों आप देखेंगे कि द्वितीय भाव का स्वामी बनता है सूर्य। यह भाव मुख का भाव कहा जाता है, प्रायः इसे मुख बोलते हैं। ये द्वितीय भाव मुख है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो और वो पंचम भाव में बैठकर बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बोलने की शक्ति अच्छी होती है, वक्रत्व शक्ति अच्छी पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है और वह वृश्चिक राशि यानी सूर्य जो बैठा है वो मंगल की राशि, और सूर्य और मंगल दोनों मित्र ग्रह हैं। तो सूर्य तो मंगल की राशि में होने से बलवान हुआ, दूसरा इस सूर्य के ऊपर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि पड़ रही, इसीलिए ये जब जो भाषण देती थी वो जनता उसे बहुत पसंद करती थी, और इनके भाषण की शैली इतनी मधुर थी कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। इन्होंने जो कह दिया वही जनता करने लगती थी। वो जनता ही नहीं, इनका जो शासन तंत्र था, राजतंत्र था, जो इनकी
सदस्यगण थे वह भी इनकी बातों को मानते थे। मतलब इतनी प्रभावी, इतनी स्पष्टवादिता इनके अंदर थी। तो ये ग्रहों का योग है जो कुंडली में हमें देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ यह कुंडली जितनी पढ़ने में सरल है, उतना ही इनका व्यक्तित्व इनको पढ़ने में कठिन था। तो मैं आप सभी से, यदि मेरी इस कुंडली विश्लेषण पर कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सब महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ ज्योतिष का, और इस पर थोड़ा थोड़ा महापुरुषों पर पढ़ता हूँ और उस पर विश्लेषण करना चाहता हूँ, और अपने अंदर जो कुछ ज्ञान है उसको आप सभी के बीच बांटना चाहता हूँ इसी के माध्यम से। तो यदि ज्योतिषी सेवा मैं आपको कुछ दे पा रहा हूँ तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इस माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी यह सीख रहा हूँ और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मैं कोई आचार्य या मैं कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा हूँ, अल्पबुद्धि, अल्पमति, जो अपनी इन महापुरुषों की कुंडलियों पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ, अपना अध्ययन व्यक्त करता हूँ। यदि कोई गलती हो गई हो तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा। सबके लिए प्रेम से जय सिया राम।